नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। हमने जो भारतीय इतिहास का सीरीज स्टार्ट किया है, उसी में हम जो स्टडी कर रहे हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल पर क्वेश्चनों का सीरीज बना चुके हैं। अब जो है उसमें जो 52 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। अब जो है इसमें 53 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन से। और 53 नंबर का क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृगकटिकम है का विषय था। ए ऑप्शन है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। बी ऑप्शन है इसमें, चंद्रगुप्त सेकेंड की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। और सी ऑप्शन है, चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। और डी ऑप्शन है कि गुप्त राजवंश का एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है कि एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। किसमें? तो वो है मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 55 नंबर का क्वेश्चन। और 55 नंबर का क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, बी है सांख्य दर्शन, और सी ऑप्शन है न्याय दर्शन, और डी ऑप्शन है उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन। और 56 नंबर का क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है तो किसके द्वारा? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कपिल मुनि द्वारा आपका सांख्य दर्शन प्रतिपादन किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। और 57 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है वो है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। तो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसमें कह सकते हैं केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। और 58 है, योग दर्शन के प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 59। और 59 है, योग दर्शन के आविष्कारक। तो योग दर्शन के जो आविष्कारक हैं वो पतंजलि हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 60 नंबर का क्वेश्चन। और 60 नंबर का क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समसामयिक थे? तो ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक के, सी आपका पुष्यमित्र शुंग के, और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के। तो महाभाष्य पतंजलि के जो लेखक हैं वो आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, है ना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 61 नंबर का क्वेश्चन। और 61 नंबर का क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय यानी स्कूल के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है रघुनाथ शिरोमणि, बी ऑप्शन है गंगेश, और सी ऑप्शन है श्रीधर, और डी ऑप्शन है उदयन। तो इसमें जो गंगेश थे वो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का क्वेश्चन। और 62 नंबर का क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मभूति हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकती। पुनर्जन्म के निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये युक्ति है जो चावार्क की है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। और क्वेश्चन नंबर 63 है, न्याय दर्शन का प्रचारित किया था, यानी न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था ये हमें आपको बताना है। तो न्याय दर्शन जो है सांख्य गौतम
जो है न्याय दर्शन है किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो वो गौतम ऋषि द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपका गौतम द्वारा लिखा गया वो था न्याय सूत्र, और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा था, और जैमिनी द्वारा पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 64 नंबर का क्वेश्चन, और 64 नंबर का क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक अभी अभी हमने पढ़ा है कि गौतम ऋषि थे, है ना। इसमें जो फैक्चुअल पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो गौतम ऋषि थे, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि थे, ऐसे ही वैशेषिक जो है वो कणाद द्वारा दिया गया था, और मीमांसा जो है वो जैमिनी द्वारा दिया गया था, है ना। तो इन पॉइंटों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन, और 65 नंबर का क्वेश्चन है मीमांसा के प्रणेता थे, तो मीमांसा के प्रणेता अभी आपने पढ़ा जैमिनी थे, तो जैमिनी जो ऑप्शन है वो आपका डी में दिया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन, और 66 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ए ऑप्शन है न्याय से, बी ऑप्शन है मीमांसा से, और सी ऑप्शन है वेदांत से, और डी ऑप्शन है आपका वैशेषिक से। तो आपका कर्म का सिद्धांत तो है वो मीमांसा से संबंधित है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 67 नंबर का, और ये है निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, ए ऑप्शन सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी न्याय, और ई आपका योग। तो जो मीमांसा है उसका मत है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का, और 68 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित युग्म में से कौन सी एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, तो जो लोकायत और कापालिक है ये षड दर्शन का भाग नहीं है, बाकी मीमांसा वेदांत न्याय और वैशेषिक सांख्य और योग ये क्या है षड दर्शन के भाग हैं, ठीक है, तो इन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 69, और 69 है अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, ए ऑप्शन है शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य, डी आपका महात्मा गांधी, और ई है इनमें से कोई नहीं, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, और ये है निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, ए ऑप्शन शंकराचार्य, बी अभिमन्यु गुप्ता, सी रामानुज, और डी माधव। तो इसमें जो है अभिनव जो गुप्ता हैं वो वेदांत दर्शन से के साथ नहीं हैं, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन, और 71 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, और दिए गए सूचियों का आपका सहायता से सही उत्तर का चयन करना है ना। तो इसमें जो होगा आपका ये दे रहा है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, तो विक्रम संवत आपका स्टार्ट हुआ था 1508 ईसा पूर्व में। ऐसे ही शक संवत आपको बताना है, तो शक संवत आपका स्टार्ट हुआ था 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। और गुप्त संवत, तो गुप्त संवत आपका स्टार्ट हुआ था 320 ईस्वी में। और कली संवत जो है वो स्टार्ट हुआ किसमें 3102 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन, और 72 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट है शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका गुप्त काल सन 319 में से आरंभ हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा जो है भारत में मुस्लिम शासक का युग है जो है 1192 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, तो ये चौथा ऑप्शन भी जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चारों स्टेटमेंट इसमें जो दिया है वो सही है।
तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन, और 73 नंबर का क्वेश्चन ये है, पुलकेशिस सेकंड का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 इस 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए शक संवत दिया है 465, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है। तो विक्रम संवत में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें 78 का ऐड करेंगे और उसके बाद 57 को ऐड करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, विक्रम संवत में आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कि 5 और 8 आपका 13, और आपका ये 7 हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 0। अब ऐसे हो जाएगा 7 7 14 और 14 और 5 ये हो जाएगा 9, है ना। और ऐसे ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी 590 के अप्रॉक्स में जो है वो, यानी 601 को हम टिक मार देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर इसमें आपका है 74 और 74 है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष जो है 556 ईस्वी दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष आपको ज्ञात करना है, ये हमें बताना है तुल्य वर्ष। देखिए इसमें शक संवत दिया हुआ है, शक संवत आपका दिया है 556, है ना, और आपको इसको बताना है कि तुल्य वर्ष क्या होगा। तो हमें पता है कि जो शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो अब हमें इसे तुल्य वर्ष में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 78 को ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 7 5 12 1 13 यानी 3, और ये हो जाएगा 5 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 634 ईस्वी जो है वो हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का क्वेश्चन, और 75 नंबर का क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान था। ए है काशी, बी है अयोध्या, सी है प्रतिष्ठानपुर, और डी ऑप्शन है श्रावस्ती। तो सी ऑप्शन प्रतिष्ठानपुर वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का क्वेश्चन, और 76 नंबर का क्वेश्चन है मौखरी शासकों की राजधानी थी, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है थानेश्वर, बी है कन्नौज, सी है पुरुषपुर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका कन्नौज था वो मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन, और 77 नंबर का क्वेश्चन है हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है हरिशेन, बी ऑप्शन है कल्हण, और सी ऑप्शन है कालिदास, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कल्हण की पुस्तकों से हर्ष की समय की सूचना मिलती है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन, और 78 नंबर के जो पुस्तक है इसमें थोड़ा हमें ये चीज़ याद रखना है कि हर्ष द्वारा जो है जो हर्ष के समय की जो विस्तृत सूचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा कृति हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है, और इससे जुड़ी सूचनाएं कल्हड़ की कृति राज तरंगिणी में भी मिलता है ना। और कालिदास एवं हरिशेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी प्रकार की सूचना का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का क्वेश्चन कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, और डी है इसमें परिमल गुप्त। तो जो बाणभट्ट ने है वो हर्ष चरित्र को लिखा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 79, और ये है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ए ऑप्शन कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी आपका प्रयाग, और डी आपका है थानेश्वर। तो हर्ष की साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 80 नंबर का है वो है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ए है प्रयाग, बी दिल्ली, सी आपका कन्नौज, और डी आपका राजगिरी। तो सम्राट हर्ष ने जो थानेश्वर से अपना जो
राजधानी परिवर्तित किया वो कन्नौज लाकर रखा, है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन, और 81 नंबर का क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में, बी आपका है प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी है थानेश्वर तथा बल्लाभी में, और डी है बल्लाभी तथा प्रयाग में। तो हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था वो कन्नौज तथा प्रयाग में किया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82 नंबर का क्वेश्चन, और 82 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये ऑप्शन है काशी, बी है प्रयाग, सी है आपका अयोध्या, और डी है सारनाथ। तो हर्षवर्धन ने जहाँ महाबौद्ध सम्मेलन किया था वो भी उत्तर प्रदेश में, वो है प्रयाग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन, और 83 नंबर का क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ए है पुलकेशित फर्स्ट ने, बी है पुलकेशित सेकंड ने, सी आपका ऑप्शन है विक्रमादित्य फर्स्ट में, और डी ऑप्शन है विक्रमादित्य सेकंड ने। तो जो रोका वो पुलकेशित सेकंड ने रोका था, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 84 नंबर का क्वेश्चन, और 84 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि वाण निवासी थे। ए है पाटलिपुत्र का, और बी है थानेश्वर का, सी है भोजपुर का, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कवि वाण जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कवि जो बाण है वो कहाँ के निवासी थे, तो वो आपके निवासी थे औरंगाबाद जिले, जो वर्तमान में क्या है बिहार में स्थित है, सोन नदी के किनारे जो अवस्थित है वहाँ से वो निवासी थे बाणभट्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वेनसांग जो है वो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, है ना। तो इसमें जो है सम्राट हर्ष यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 86 नंबर का क्वेश्चन, और 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो ये है उस समय हर्षवर्धन के समय वेंगसांग जो है उन्होंने यात्रा की थी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित था, तो ये ऑप्शन आपका गलत है ना। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट वो है जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किए जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित अथवा दोष से निर्णय का साधन थे, ये भी ऑप्शन सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट जो इसमें है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 88, और 88 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए है ताइसुंग, बी है तुंगकुआन, और सी ऑप्शन है कुएनबू, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो वेनसांग हैं वो चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग की समकालीन, ठीक है, तथा इसी के राज्य के नागरिक था, ठीक है। तुर्की आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था, और 627 ईस्वी में ह्वेंसांग राजाज्ञा का उल्लंघन कर ताइसुंग राज्य के पश्चिम में यात्रा करते हुए
सिल्क मार्ग से भारत पहुंचा। और 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसकी कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 89 नंबर का क्वेश्चन। और 89 नंबर का क्वेश्चन है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो वो था मथुरा। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन। और 90 नंबर का क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। ए है कपास के लिए, बी है सन के लिए, सी ऑप्शन है आपका रेशम के लिए, और डी ऑप्शन है ऊन के लिए। तो कौशेय जो है शब्द का उपयोग किया गया है वो रेशम के लिए किया गया है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। और 91 है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये है नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन। और 92 नंबर का क्वेश्चन है, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है ना। तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है हर्ष के प्रति सम्मान, बी है ऑप्शन आपका नालंदा में अध्ययन, और सी है बौद्ध धर्म में आस्था, और डी ऑप्शन है सी यू की रचना। तो वेनसांग की जो रचना मुख्य कार्य था वो सी यू की रचना की थी, उसके वजह से इन्हें जाना जाता था, है ना। और जो वेनसांग की इस रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन। और 93 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, है ना। तो इसमें ए ऑप्शन है फायान, बी है संगयुग, और सी ऑप्शन है वेनसांग, और डी है इत्सियांग। तो इसमें जो है चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वो थे हेंगसांग। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सियांग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था। तो इसमें ऑप्शन है ए 405 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 635 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 637 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं ये होगा ऑप्शन सही, क्योंकि जो चीनी यात्री इत्सियांग हैं उन्होंने यात्रा किया था 671 या 672 में, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन। और 95 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो भारत का उल्लेख जो है इन तू के नाम से करते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 96 नंबर का क्वेश्चन। और 96 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण था। ए ऑप्शन है मुसलमान, बी है कुषाण, सी है आपका सिथियन, और डी है आपका मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने का मुख्य कारण मुसलमान था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया, है ना। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन। और 97 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ए है नालंदा, बी है उदयंतपुरी, सी आपका विक्रमशिला, और डी है आपका भांजा। तो इसमें जो सबसे प्राचीन विहार है वो है नालंदा, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन। और 98 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है बिहार। तो नालंदा जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन। और 99 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ए ऑप्शन है कन्नौज, बी है उज्जैन, सी है धार, और डी ऑप्शन है देवगिरी। तो गुप्तोत्तर काल में जो व्यापारिक केंद्र था वो कन्नौज में था, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन, और ये है कथन ए है इसमें सामंतवाद का
विकास जो है गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉरी कारण है वो कथन तो ए हो गया और कारण आर है। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषि वर्ग अस्तित्व में आया। तो ये ऑप्शन सही है और इसका कथन का कारण भी है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 101 नंबर का क्वेश्चन, और 101 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। इसमें स्टेटमेंट 3 दिया है और तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा सही है ना। तो एक स्टेटमेंट है, वो पहला स्टेटमेंट ये है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व के पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये भी वो स्टेटमेंट सही है। जी स्टेटमेंट है यानी तीसरा जो स्टेटमेंट सॉरी वो है सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है ना। तो यानी एक और दूसरा स्टेटमेंट सही है और आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102 और 102 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो है चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। चीनी तीर्थयात्री वेंगशांग हर्ष से मिला और उससे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यानी कि न तो एक ऑप्शन और न तो 2 ऑप्शन, कोई भी सही नहीं है। तो इसमें जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन, और 103 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया था। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है इन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी, है ना। बी स्टेटमेंट है, इसको आपका स्टेटमेंट ये भी सही है। और सी है ऑप्शन इन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज माना, ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना। सी ऑप्शन आपका जो गलत है। और डी है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, तो ये भी सही है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 104 नंबर का क्वेश्चन, 104 नंबर का क्वेश्चन है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कश्मीर, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में और डी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल में। तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म है वो केरल में हुआ था। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं, वो हमको बताना है। तो जो 4 मठ हैं वो हैं, देखिए श्रृंगेरी यानी कर्नाटक में है और जो दक्षिण में स्थित है, और द्वारका जो है वो पश्चिम में स्थित है यानी गुजरात में है। पुरी जो है उड़ीसा में स्थित है, वो पूर्व में स्थित है। और आपका चौथा जो है वो ज्योतिमठ उत्तराखंड में स्थित है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो है ज्योतिमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, यहाँ क्या है इन्होंने अपना मठ बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन, और 106 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पुरी है, द्वारिका भी है, रामेश्वर भी है, मानसरोवर है, ये नहीं है 4 धाम में सम्मिलित, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107, और 107 है निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेल नहीं है, ये हमें बताना है। तो हरिशेण जो है वो हर्ष द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 108 नंबर का क्वेश्चन, और 108 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है।
इधर राज दरबारी कवि हैं और इधर राजा का नाम दिया हुआ है ना। तो ये कौन से किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो अमीर खुसरो किससे रिलेटेड है, तो अमीर खुसरो आपका अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है कि कालिदास, कालिदास किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो कालिदास आपके चंद्रगुप्त आपके सेकंड से रिलेटेड है। ऐसे हरिशेन, हरिशेन किससे रिलेटेड है, तो हरिशेन आपका चंद्रगुप्त से समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। और बाणभट्ट है जो वो हर्ष से रिलेटेड है ना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है बी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 109 नंबर का क्वेश्चन, और 109 नंबर का ये है कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है ना। इसमें आपका ये दिया है भोज, वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो भोज जो है वो है धार से रिलेटेड है। दुर्गावती वो गोंडवाना क्षेत्र में है। समुद्रगुप्त जो है विदिशा से रिलेटेड थे। अशोक जो है उज्जैन से रिलेटेड थे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों